गुड मॉर्निंग। तो आज हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में अपन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, H2SO4 को बनाने की दो मतलब मेथड है, मतलब जो है ना तरीके हैं। एक अपन बोलते हैं क्या, लेड चेम्बर प्रोसेस। ठीक है, सीसा कक्ष विधि। लेड मानी सीसा होता है और ये कक्ष और ये विधि। ठीक है, तो सीसा कक्ष विधि के अंदर इसका प्रिपरेशन कराया जाता है। किससे कराया जाता है इसका प्रिपरेशन? सल्फर से। तो सल्फर का दहन किया जाता है, राइट, और SO2 बनाया जाता है। तो SO2 बनाने के बाद इसका NO की प्रेजेंस में फर्दर ऑक्सीडेशन करा जाता है। ठीक है, ओके। तो सीसा कक्ष विधि के अंदर S से SO2 और SO2 से फिर SO3 और अंत में जाकर के SO3 को जल में घोलने पर जल में इसको मिलाया जाता है, H2SO4 का निर्माण किया जाता है। तो चूंकि ये बोर्ड के अंदर नहीं है, जो आपकी NCERT है या आपकी जो बुक है उसके अंदर नहीं है, तो इसके डिटेल्स में अपने को पढ़ना नहीं है। ठीक है, ज़्यादा अपने को तो सिर्फ ये है कि एक ये चीज़ कि सीसा कक्ष विधि में कौन सा उत्प्रेरक, कौन सा कैटलिस्ट काम आता है। तो कौन सा कैटलिस्ट काम आता है? NO, राइट। तो इसमें मतलब पढ़ने वाली बात या याद करने वाली बात ये है कि NO कैटलिस्ट यूज होता है इसमें, और NO कैटलिस्ट क्या करता है? SO2 का SO3 में, ठीक है, ऑक्सीडेशन के दौरान इसका यूज होता है। अब बात करते हैं किसकी, जो दूसरा प्रोसेस है। तो ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मात्रा H2SO4 की बनाई जाती है। H2SO4 की सबसे ज़्यादा मात्रा बनाई जाती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, राइट। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है ये? अगर इसकी बात करें तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इसको हिंदी में बोला जाता है संपर्क प्रक्रम। कुछ जगह ऐसे भी लिखा होता है संस्पर्श प्रक्रम। ठीक है, तो आपकी बुक में चूंकि ये लिखा हुआ है तो अपन यही लिख लेते हैं संस्पर्श प्रक्रम, राइट। कई जगह संपर्क प्रक्रम भी लिखा होता है। ठीक है, तो संपर्क प्रक्रम के अंदर रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि कच्चा माल। ठीक है, क्योंकि उद्योगों में इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इसको बनाना है, तो वहाँ पर जैसे आपने पढ़ा हुआ भूगोल वगैरह, तो उसमें पढ़ा है ना कच्चा माल, राइट। तो सल्फर वहाँ पर इस्तेमाल होता है रॉ मटेरियल के रूप में। ठीक है, और इसके जो स्टेप्स होते हैं, तो इसमें पहले स्टेप होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर का ऑक्सीकरण या सल्फर का ऑक्सीडेशन या कंबशन भी इसको बोल सकते हैं, दहन भी इसको बोल सकते हैं। तो पहले स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन होता है वायु के द्वारा। वायु मीन्स एयर के द्वारा। तो एयर की प्रेजेंस में इसका क्या कराते हैं? कंबशन कराते हैं, तो SO2 बनता है। ठीक है, SO2 बनने के बाद, राइट, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि कॉन्टैक्ट प्रक्रम के अंदर अपन क्या बोलते हैं? SO2 का उत्प्रेरकी। क्या? उत्प्रेरकी, यानी कि अपन बोल सकते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन। तो इसमें अपन क्या करते हैं? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं सेकंड नंबर पे। यानी कि जैसे एक कोई चैम्बर ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे सल्फर ले लिया, ठीक है, इस चैम्बर के अंदर यहाँ पर सल्फर ले लिया यहाँ पर, और इसका दहन कराया जाता है। दहन से बनी हुई SO2 फर्दर आगे जाती है। ठीक है, और आगे जाने पर ये प्लेटिनम, ये क्या, V2O5 पर, जैसे मान लेते हैं V2O5 है। ठीक है, तो V2O5 पर ये जो है ना, इसका फर्दर ऑक्सीकरण होता है। तो ये इससे क्या बनता है? SO3 बनती है।
ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, SO2 बनाते हैं, राइट, सल्फर लेते हैं, इसका दहन कराते हैं, ठीक है, इसके दहन पर क्या बनेगा, ये SO2 बनेगा और SO2 जाती है इधर SO2 प्लस O2, ये इस रास्ते से जा रही है फॉर एग्जाम्पल, और V2O5 के ऊपर ये किस में बदल जाती है, SO3 में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप यही है, उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण V2O5 के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के द्वारा, या ऑक्सीजन ड्यू टू द ऑक्सीजन इट ऑक्सीडाइजेज इनटू SO3। थर्ड स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 3, ये पहले स्टेप है, दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको, थर्ड स्टेप में अपन बोल सकते हैं कि तीसरे नंबर के स्टेप में इसको H2SO4 में एब्जॉर्ब कराया जाता है। ये जो SO3 यहाँ पर बनी है, राइट, तो इसका एब्जॉर्ब कराया जाता है ना, तो अपन बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3, राइट, या जिसको बोल सकते हैं कि SO3 का अवशोषण, ठीक है। तो SO3 का अवशोषण कैसे कराया जाता है कि जब SO3 बनती है तो ये जब आगे जाती है SO3, जैसे इन रास्तों से आगे चलती हुई, तो इसके ऊपर H2SO4 की फुहार डाली जाती है, जैसे फुहारे होते हैं ना, इसका चित्र आपके उसमें दिया हुआ है किताब के अंदर, तो आप उसको देखना। तो H2SO4 की फुहार इसमें डाली जाती है, तो इससे क्या होगा, H2SO4 के अंदर SO3 अवशोषित हो जाती है और बनाती है H2S2O7, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओलियम, राइट। तो ओलियम का निर्माण होता है, ठीक है, और इसको ओलियम बना के रख लिया जाता है, और जब जरूरत हो, जब H2SO4 की मात्रा में चाहिए तब, ठीक है ना, H2SO4 का H2S2O7 का जल अपघटन करते हुए हमें H2SO4 प्राप्त होता है, इस तरीके से, ठीक है। एक बार दोबारा देखें, है ना। तो H2SO4 के निर्माण के कितने तरीके हैं, 2 मेथड है, राइट, एक तो लेड चैम्बर सीसा कक्ष विधि और दूसरा संस्पर्श प्रक्रम। इन दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पर NO इस्तेमाल होता है उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट मानी उत्प्रेरक, और यहाँ पर V2O5 इस्तेमाल होता है क्या, कैटलिस्ट की फॉर्म में, उत्प्रेरक के रूप में। ये दोनों में डिफरेंस है, देख रहे हो आप दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर इसमें अपन क्या बोलते हैं, इसमें भी कच्चा माल ऐसे है, इसमें भी कच्चा माल ऐसे है, इसमें भी यही होता है, पहले पद में SO2 बनता है, यहाँ भी SO2 बन रहा है, दूसरे पद में यहाँ भी SO3 बन रहा है, यहाँ भी SO3 बन रहा है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर H2SO4 में इसका अवशोषित कर लिया जाता है, ओलियम बनता है, और ओलियम से हम जितनी मात्रा में जिस सांद्रता का H2SO4 चाहिए उस मात्रा में अपन पानी मिलाते हुए H2SO4 प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जिस सांद्रता के हमें चाहिए। तो इसका डायग्राम आज आपको क्या करना है, घर जाके अपनी किताब के अंदर या अपनी जो है ना जो भी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आपको देखना है कि कहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपकी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो इस दौरान संपर्क प्रक्रम के दौरान, संस्पर्श प्रक्रम के दौरान आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, आर्सेनिक की अशुद्धियां, राइट। तो आर्सेनिक की अशुद्धियों को जैसे आप डायग्राम देखोगे तो वहां पर उस चित्र के अंदर लिखा हुआ है कि आर्सेनिक की अशुद्धियां दूर की जाती हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के द्वारा, राइट, ठीक है। और ये SO3 में प्रेजेंट होती है, क्योंकि सल्फर जिसके अंदर होता है उसमें कुछ मात्रा आर्सेनिक की भी हो सकती है, राइट। तो वो आर्सेनिक की अशुद्धियां इसके द्वारा दूर कर ली जाती है। आर्सेनिक हो सकता है ऑक्साइड के रूप में हो या हो सकता है सिंपल इस रूप में हो, ठीक है। दूसरा अपन क्या बोलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको याद करना है कि किसके द्वारा दूर,
तो अपन बोल सकते हैं कि ये इसके द्वारा दूर की जाती है, सेपरेट की जाती है। और हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, कि हाउ वी कैन increase the rate of production, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ठीक है, H2SO4 के निर्माण को कैसे बढ़ाया जा सकता है। निर्माण के लिए, है ना, अनुकूल परिस्थितियां बताइए। तो आप बता सकते हो, ठीक है, कांटेक्ट प्रोसेस में कौन सी अनुकूल परिस्थिति है कि कब H2SO4 की मात्रा ज्यादा बनेगी, कब H2SO4 की मात्रा कम बनेगी। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि कैसे अपन बढ़ा सकते हैं और कौन सी अनुकूल परिस्थिति है। तो इसमें अपना उत्तर है पहला, ठीक है ना, क्या है, उच्च दाब, जिसको बोलते हैं क्या, हाई प्रेशर। तो ये इसमें परिस्थिति है। दूसरा क्या है, निम्न ताप, यानी कि लो टेम्परेचर। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पर जो अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और साथ में अपन क्या बोल सकते हैं, कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, ये SO3 की और ज़्यादा मात्रा अपन मिला सकते हैं। तो इस तरह के मतलब ये मुख्यतः ये दो परिस्थितियाँ काम आती हैं। और उत्प्रेरक भी है, अपन बोल सकते हैं कि उत्प्रेरक हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ठीक है, या तो ये सब ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो प्रक्रम है ना, ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, दहन हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, कंबशन है तो कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, एक्सोथर्मिक। तो ये है एक्सोथर्मिक, सही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की रेट कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर लो हो या टेम्परेचर ज्यादा हो। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो वहां पर टेम्परेचर कम रखना चाहिए या ज्यादा रखना चाहिए, कम रखना चाहिए, राइट, क्योंकि हीट तो उसमें वैसे रिलीज हो रही है ना। तो इसमें तापमान कम रखेंगे तब ये रिएक्शन इधर जाएगा, है ना, फॉरवर्ड साइड में शिफ्ट होगा। और अपने को ये करना है, SO3 ज्यादा बनाना है, SO3 ज्यादा बनेगा तो H2SO4 ज्यादा बनेगा। तो अपने को मतलब जो है ना, टेम्परेचर कम से कम रखना पड़ेगा और दाब उच्च रखना पड़ेगा। तो इसमें तापमान और दाब की परिस्थितियां होती है लगभग ये 700 केल्विन के आसपास, ये 2 ATM के आसपास होता है, और ये लगभग 700 केल्विन के आसपास होता है। तापमान अपन इतना रखते हैं। तो ये संपर्क प्रक्रम के दौरान ये कुछ चीजें अपन ने बताई, ठीक है। तो गुड है। अभी बताओ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, लो वोलेटिलिटी, ठीक है, या बोल सकते हैं निम्न वाष्पशीलता, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं अपन, ये प्रॉपर्टीज बता रहे हैं H2SO4 की। तो ऐसा क्या है कि मतलब जो ना H2SO4 के लो वोलेटिलिटी है, वेपर प्रेशर कम होता है H2SO4 का जब इसको वेपराइज करा जाए तो, ठीक है, या वाष्पीकरण की टेंडेंसी, वेपराइज होने की टेंडेंसी कम होती है, ठीक है। और वेपराइज होने की टेंडेंसी कम होगी, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, इसका हाई BP एंड MP, इसके क्वथनांक और गलनांक क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो वही मैंने पूछा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा क्या है, क्यों है ऐसा कि H2SO4 लो वोलेटाइल क्यों होता है। तो इसका रीजन है कि H2SO4 में अगर आप इसके स्ट्रक्चर देखते हैं तो H2SO4 की स्ट्रक्चर में क्या होता है बताओ,
O से कौन जुड़ा है? H। तो ये क्या बनाएगा बताओ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो H हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, एक H2SO4 का मॉलिक्यूल दूसरे H2SO4 के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन है खूब सारे और हाइड्रोजन है, तो अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होगा और वाष्पशीलता कम होगी। तो ये इसका मतलब एक्सप्लेनेशन है कि इसकी वाष्पशीलता कम क्यों होती है। दूसरा अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर। ठीक है, यानी कि कैसे काम करता है? प्रबल अम्ल की तरह काम करता है, राइट। और ये प्रबल अम्ल कैसे है वो उसके वियोजन नियतांक से आप देख सकते हो। ठीक है, और वैसे H2SO4 प्रबल अम्ल होता है किसकी तुलना में? HNO3 की तुलना में, और ये HCl से प्रबल होता है। ठीक है, तो ये अम्ल की प्रबलता है, और जिसको जैसे अपन बोल सकते हैं वाई कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आप इसको अनुनाद से बता सकते हो, बेंजीन में अनुनाद होता है, उसी प्रकार से H2SO4 में SO4 2- में अनुनाद होता है, उससे बता सकते हो। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो वियोजन नियतांक देखें, राइट, तो इसका वियोजन नियतांक जो आपकी उसमें दिया हुआ है, किताब के अंदर दिया हुआ है या आपकी नोट्स के अंदर गिवन है, तो इसका K1 और K2, राइट। तो अगर इसको देखें तो प्रथम वियोजन नियतांक का मान बहुत ज्यादा होता है, ये 10 की पावर 2 में होता है। ठीक है, और इसका मान लगभग होता है, तो इस K1 का मान क्या होता है? ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, तो चूंकि आप ये देख रहे हो कि यहां पर H2SO4 के K1 का मान 10 से ज्यादा है, और K1 का मान 10 से ज्यादा होने का मतलब क्या है? कैसा होगा? प्रबल अम्ल होगा या दुर्बल अम्ल होगा? K का मान ज्यादा होगा तो वो अम्ल अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, जिस एसिड के लिए है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट या K का मान ज्यादा होता है, K की वैल्यू ज्यादा होती है, वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है, राइट। तो ये फर्स्ट वियोजन नियतांक है। ऐसे इसका सेकंड वियोजन नियतांक का मान है 1.2 × 10⁻², राइट। तो अपन ये बोल सकते हैं कि हाई वैल्यू ऑफ K1, ठीक है ना, प्रूव्स इट्स स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर। इसकी मतलब ये K वैल्यू को देखते हुए आप बता सकते हो कि इसकी एसिडिक नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो रिएक्शन में भी दिखाई देती है ना। ठीक है, जो आपके नोट्स में प्रोवाइडेड है कौन कौन सी रिएक्शन है, राइट। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है बाकी आप देख सकते हो कि ये मेटल नॉन मेटल, जैसे मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बताओ? कि मेटल इसके हाइड्रोजन को इवॉल्व करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। तो ये प्रूव कर रहा है इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये यहाँ पर सोडियम भी ले सकते हैं, तो सोडियम से क्या बनेगा? हाइड्रोजन निकलता है, तो यानी कि इसमें एसिडिक नेचर होती है और बड़ी जल्दी रिएक्शन होता है, फास्ट होता है ये। ठीक है, एक इसमें प्रॉपर्टी होती है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग को क्या बोलते हैं? निर्जलीकारक। प्रवृत्ति। तो H2SO4 की प्रॉपर्टी होती है ये जल का अवशोषण करता है ये। ठीक है, और विशेष रूप से अपन ये जानते हैं कि सांद्र H2SO4 या जिसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 आप जानते हो निर्जलीकारक का काम करता है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक में आपने रिएक्शंस पढ़े हैं। तो ऐसा क्या है? क्योंकि ये जल के साथ मतलब जो ना प्रबल बंध बनाता है, इसके जल को अवशोषण करने की, जल को एब्जॉर्ब करने की, वाटर को
एब्जॉर्ब करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, ठीक है। और जल वाटर को एब्जॉर्ब करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी के कारण ये कैसे काम करता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो रिएक्शन आपके जैसे कोई अल्कोहल है तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके क्या बनाता है, अल्कीन बनाता है। आपने रिएक्शन में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में, या जैसे मान लेते हैं कि ये ऑक्जेलिक एसिड है तो ऑक्जेलिक एसिड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, CO प्लस CO2 प्लस H2O, ये CO और ये CO2 एज इट इज और ये H2O। तो जल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है इसकी, ये अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि ठीक इसी तरह से अपन बता सकते हैं कि C12 H22 O11 क्या है, ये किसका सूत्र है, शुगर का, शर्करा का सूत्र है ये। तो ये शुगर पे अगर H2SO4 डालते हैं तो ये इसको कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये जैसे अपन इसको देख रहे हैं, सूत्र को देख पा रहे हैं, तो ये सूत्र क्या है, एक तरह से H2O11। तो सारा वाटर जो है ना, सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा ये, ठीक है। तो इसको तेजाब भी बोलते हैं। तेजाब में जैसे अंगुली चल जाए तेजाब के अंदर तो सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, हड्डियाँ तक गल जाती हैं, बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एक बार दोबारा बताता हूँ। वाष्पशीलता कम है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर है, प्रबल अम्ल की तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के कारण, वाटर को एब्जॉर्ब करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी के कारण इसकी नेचर होती है निर्जलीय कारक की, है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है K की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण। एक और प्रॉपर्टी है इसकी जो आपके पास लिखी हुई है, कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ, नंबर 4 है इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, ठीक है। H2SO4 में सल्फर अपने उच्चतम ऑक्सीकरण अंक में, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, राइट, जो हाईएस्ट है। अब हाईएस्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कम हो सकती है, बढ़ तो नहीं सकती, हाईएस्ट है तो कम हो सकती है। तो कम होगी तो क्या करेगा वो, खुद का रिडक्शन होगा। भाई 6 से अगर 4 जाएगा तो क्या होगा, खुद का रिडक्शन, कम होगी, है ना, अपचयन होगा। और अपचयन होगा तो दूसरे का क्या करेगा, ये ऑक्सीकरण। तो आप ही बोलते हो सल्फर की उच्चतम यानी कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, ठीक है। और इसी वजह से ऐसा है, उच्चतम ऑक्सीकरण अंक है सल्फर का, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कॉपर को ऑक्सीडाइज करता है Cu+2 में, ठीक है। और इसमें फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करता है H3PO4 में, कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है CO2 में। तो इसके कुछ मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है HiO3 में, है ना। तो ये कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये जैसे HBr को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, Br2 में, Hi को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, I2 में, ठीक है। HCl को ऑक्सीडाइज नहीं करता है ना। तो ये कुछ इसकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है ये, ठीक है। और इसमें जब भी आप रिएक्शन लिख सकते हैं आप इसमें कोई सा भी, ठीक है। तो जैसे रिएक्शन लिखा प्लस H2SO4 बराबर क्या बनेगा, Cu+2। तो Cu+2 सल्फेट के साथ क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O। तो साइड प्रोडक्ट के रूप में हमेशा क्या बनेगा, वो SO2 प्लस H2O बनेगा इसमें। तो ये इसके साइड प्रोडक्ट बनेंगे। कोई सा भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये P4 लिखा तो P4 प्लस H2SO4, क्या करना है आपको, P4 का क्या हुआ, H3PO4 ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट प्लस
SO2 प्लस H2O। तो और बताओ H2SO4 के क्या यूज है? H2SO4 के जो यूज हैं वो जैसे कि बैटरी में इस्तेमाल होता है, जैसे तेजाब डाला जाता है ना बैटरी में, तो बैटरी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो बैटरी वहाँ पर यूज होती है ना, जो मोटरसाइकिल में या ट्रक में, ठीक है, इन्वर्टर की बैटरी होगी, तो इसमें H2SO4 हो सकता है ना। वो डिपेंड करता है बैटरी का टाइप कौन सा है। ठीक है, पेट्रोल के मतलब जो ना उसको मतलब प्योरीफाई किया जाता है पेट्रोल को, तो वहाँ पर H2SO4 का यूज होता है ना। और भी मतलब जो ना प्रयोगशाला में लैब वगैरह में यूज होता है H2SO4 का। डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट जो ना वो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। और उर्वरक फर्टिलाइजर बनाने में, क्योंकि जैसे सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरीके से मतलब H2SO4 मतलब बहुत ज़्यादा उपयोगी है, मतलब एक दो चीज़ों में नहीं, बहुत मतलब H2SO4 का यूज बहुत ज़्यादा है। ये कहा जाता है कि जिस देश की अगर मान लेते हैं औद्योगिक क्षमता का मापन करना हो, तो उसमें पता करो कि कितना H2SO4 बनता है। जिसमें जितना ज़्यादा H2SO4 बनता है मतलब वो देश उतना ही ज़्यादा वो एडवांस्ड है, क्योंकि H2SO4 का यूज मतलब एक जगह नहीं होता, मतलब अनेकों इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो इंडस्ट्रीज में यूज तभी तो होगा, या बनाएंगे तभी ना जब उसका यूज होगा, राइट। तो H2SO4 के इतने यूज के कारण, ठीक है ना, इसको वैसे प्रगति का मापक माना जाता है किसी भी देश की। ठीक है, तो ये कुछ ग्रुप नंबर 16 के बारे में था। अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 की, तो ग्रुप नंबर तो आज हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 17, जिसको अपन बोल सकते हैं क्या, हैलोजन फैमिली बोलते हैं इसको। ग्रुप नंबर 17 है हैलोजन परिवार। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और एक एस्टेटिन। एक और होता है रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिव है, और उसको अपन पढ़ते नहीं है, तो अपन ये चार ही चीज़ें देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर इनकी बात करें, ठीक है, तो इसको हैलोजन क्यों बोलते हैं? तो वाई दे आर कॉल्ड हैलोजन? क्यों बोलते हैं इनको हैलोजन? तो हैलोजन बेसिकली क्या है, उसको बोला जाता है सोल्ट बनाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, NaBr है, Na है, KCl है, तो ये सारे सोल्ट बोला जाता है। तो सोल्ट बनाने वाले, हैलोजन शब्द का अर्थ है सोल्ट बनाने वाला है। तो जैसे सोल्ट की बात होती है, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, नमक की बात हो रही है, लवण की बात हो रही है, तो सोडियम क्लोराइड भी क्या है, एक हैलाइड है, वो क्लोरीन से बना है, सोडियम और क्लोरीन से, इसलिए इनको हैलोजन बोला जाता है। वाई दे आर कॉल्ड हैलोजन? क्योंकि क्या है, लवण बनाने वाले, ठीक है, या बोलते हैं सॉल्ट फॉर्मिंग, सॉल्ट बनाते हैं इसलिए, ठीक है। अब हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो जनरल प्रॉपर्टीज में क्या 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 आता है, जैसे अपन बात करें किसकी, साइज की बात करें, ठीक है, तो आप ही जानते हो कि साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है, ठीक है, और अलोंग ए पीरियड घटता है, ठीक है। तो इसलिए एक आवर्त में, आवर्त मानी पीरियड, तो एक पीरियड में लोएस्ट साइज, लोएस्ट का मतलब निम्नतम, ठीक है। तो एक आवर्त में निम्नतम आकार होता है इनका, पता है ना ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि इधर जाने पर, एक आवर्त में जाने पर क्या होता है, साइज में कमी आती है। ठीक है, तो निम्नतम आकार हो गया, क्योंकि आप भी जानते हो कि 11वीं क्लास में पढ़ा था कि एक आवर्त में इधर से उधर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण आकार में कमी आती है। ठीक है, तो अंग्रेजी में बोले जिसको इन ए पीरियड व्हाट हैपेंस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, राइट, दैट्स व्हाई साइज या एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अलोंग ए पीरियड। ठीक है, तो जैसे इसकी बात करें किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी की बात होती है तो आप ये जानते हो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने बोला कि इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है, या अपन बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ रहा है। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है इधर जाने पर। ओके, तो अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, मुश्किल होगा? हाँ, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो यानी कि अपन बोल सकते हैं कि एक पीरियड में सेकंड हाईएस्ट IE, राइट। तो हम जैसे बात करते हैं, जैसे कि वहां से शुरू करते हैं, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन ये एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन इधर होना चाहिए लेकिन ये इधर होता है, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन। तो सेकंड हाईएस्ट है भाई, हाईएस्ट किसकी है, सेकंड वाले ग्रुप उसमें देखे तो सेकंड वाले आवर्त में नियोन की, सेकंड हाईएस्ट किसकी है, फ्लोरीन की। तो एक पीरियड के अंदर सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, वो होती है किसकी, हैलोजेंस की होती है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब आयनन ऊर्जा। ठीक है, अब बाकी अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यहां भी ऐसे होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं, राइट। तो आप ही जानते हो कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, अभी अपन ने बताया प्रभावी नाभिकीय आवेश एक आवर्त में इधर से इधर जाने पर बढ़ता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रभावी नाभिकीय आवेश इधर बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा आवर्त के अंदर, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो हैलोजन की होती है। ठीक है, चलो गुड है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही थी अपनी, ओके। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपन ने क्या बोला अभी, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में क्या कहा अभी अपन ने, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में हम ये कह रहे हैं, ठीक है, कि जब हम इधर से इधर जाते हैं, ठीक है, एक आवर्त में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। किसी इलेक्ट्रॉन को एटम में जाके जोड़ना है, एटम में लाके कनेक्ट करना है, एटम में लाके ऐड करना है, ठीक है। तो वो एटम में ऐड करना इजी कब होगा, आसान कब होगा, उस एटम में जोड़ना जब जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ, जब नाभिक का आकर्षण, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन की रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, तब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी होगा। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
हाईएस्ट होती है, ठीक है, इन ए पीरियड, एक आवर्त में उच्चतम होती है। और बिल्कुल सही भी बात है, क्योंकि इसके इस साइड में, हेलोजन के इस साइड में तो नोबल गैसेज आ जाती है, आखिरी गैसें आ जाती हैं, और आखिरी गैसों में इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ना तो वो इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ सकता है ना ही निकलता है, ठीक है ना तो वो जोड़ना चाहता है ना ही निकालना चाहता है। तो इसका मतलब हाईएस्ट किसकी हुई, हेलोजन की होगी। अगर हम इन हेलोजन में भी बात करें, राइट, तो डाउन द ग्रुप, तो आपको पता है ना, यानी कि एक वर्ग में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, बताओ, बढ़ती है घटती है, वो घटती है, ठीक है, ओके। तो ये आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में, क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, या इलेक्ट्रॉन बंधुता लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सही है। तो इसके ऑर्डर में क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन ये क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये गलत ऑर्डर है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो ये है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन। सो ये क्या है, सही ऑर्डर है, और ये क्या है, गलत ऑर्डर है। तो ये फ्लोरीन यहां पर कैसे आ गया, राइट, और क्लोरीन, कहने का मतलब फ्लोरीन की पोजीशन यहां ना होकर के यहां पर है, तो इसका क्या रीजन है, ये अपन बोल सकते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा क्यों, ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा क्यों होती है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो ऐसा क्यों है। तो ये आपने 11th क्लास में सुना होगा इसका उत्तर, ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि फ्लोरीन के अत्यंत छोटे आकार होने के कारण, ठीक है, क्या बोल सकते हो, ठीक है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। तो इसको अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जैसे ये फ्लोरीन एटम है, ठीक है, तो इसका साइज क्या है, छोटा है। तो छोटा साइज है, तो यहां पर ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है,